मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, इस प्रोग्राम के तहत जैसा आप जानते हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट और ऐसे सब्जेक्ट को मैं लेकर के आता हूं जिनको कि जन सामान्य की भाषा में तो बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन जब कानूनी रूप से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उनका अर्थ ही कुछ दूसरा निकल आता है। तो मित्रों, बातें बहुत सामान्य सी लगती हैं और शब्द कैसे होते हैं जो रोज़मर्रा की आपस की भाईचारे की भाषा में वो उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उनको कानूनी रूप से जान की ज़रूरत पड़ती है तो मुँह से एक ही बात निकलती है कि क्या हम तो इसका अर्थ कुछ और ही समझते थे। तो इन सब बातों को देखते हुए हम एक सब्जेक्ट जो है वो लेकर के आते हैं जिसको कि कानूनी उसका पहलू क्या है, कानूनी उसका अर्थ क्या है। वजह क्या कि कानून की एक अपनी परिभाषा होती है, कानून का अपना अर्थ होता है, कानून का अपना नज़रिया होता है और उस नज़रिए से जो अर्थ निकलता है वो ही कानूनी अर्थ होता है। और जबकि जन सामान्य की भाषा में उससे मिलता जुलता अपना ऐसा अर्थ निकलता है। जैसे आज का सब्जेक्ट है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इसका सामान्य अर्थ क्या है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मतलब जो किसी आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको प्रमाण पत्र जो मिलता है उसको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट कह देते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका क्या है इसका कानूनी एक अलग अर्थ है, कानूनी उसका अलग नज़रिया है। कैसे? अब हम इसको समझते हैं कानूनी नज़रिए से। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब उसके जो संपत्ति है उसकी जो भी हो, दो तरह की संपत्ति वो छोड़ के जाता है। जैसे क्या? चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं अचल संपत्ति। तो ठीक है, अब अचल संपत्ति जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए उसका तो निर्धारण कैसे होगा? अगर वो विल करके गया है, वसीयत कर दी है उसने, तो उसके हिसाब से होगा, और नहीं तो जो अपना सक्सेशन लॉ है, इंडियन सक्सेशन लॉ, उसके आधार पर उसका निर्धारण किया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका निर्धारण कैसे होगा? उसके लिए एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और सक्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से जारी किया जाता है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो चल संपत्ति है, मूवेबल संपत्ति से हमारा अभिप्राय क्या है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जैसे व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ज्वेलरी, बुक्स, रॉयल्टी अगर कहीं से रॉयल्टी मिलती है, रेंट अगर कहीं से रेंट मिल रहा है, प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसेस, मनी इन बैंक अकाउंट्स जो बैंक के खातों में पैसा है, शेयर्स, डिवेंचर्स, एफडीआरस, लॉकर्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये आती हैं मूवेबल चल संपत्ति के अंतर्गत, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो अब इनको कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? इसको उसी को देते हैं। इसको जो किसी की जो मृतक है उसके जो प्रॉपर्टी ये जो मैंने बताई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका डिवीज़न कैसे होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो ये होगा किसके माध्यम से? सक्सेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। किन मामलों में? जिन मामलों में अगर क्लियर कट नॉमिनी नहीं है, कोई विल नहीं है। अब जो जिसकी डेथ हुई उसने ना तो कोई विल करी, ना उसने बैंक अकाउंट में कोई नॉमिनी किया, ना शेयर्स में उसका कोई नॉमिनी है, ना बॉन्ड में नॉमिनी नहीं है, एफडीआर में नहीं है। अगर इन दो चीज़ों में से किसी एक दो में है, बाकी में नहीं है, तो जहाँ जहाँ नॉमिनी है वहाँ तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जहाँ नॉमिनी नहीं है तो वो संस्थाएं, वो बैंक, वो बीमा कंपनियां जो हैं वो पेमेंट नहीं देंगी, वो उसका पेमेंट को होल्ड कर लेंगे। और वो किसको देंगे? जो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि चल संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसी के संबंध में ये सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और सक्सेशन सर्टिफिकेट ये कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। और स्पेसिफिकली कैसे जारी किया जाएगा इसको हम आगे अभी लेके चलते हैं, आगे हम बताते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट जिसके पक्ष में आएगा कोर्ट के द्वारा,
वो जो बैंक या बीमा कंपनी या जो भी संस्थाएं या वित्तीय संस्थाएं जहाँ पे नॉमिनी नहीं बनाया गया है, वो सब उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही उस व्यक्ति को उसका भुगतान करेंगी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के आया है। अब प्रश्न उठता है कि इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को, सक्सेशन सर्टिफिकेट को लेने के लिए आवेदन कहाँ करना पड़ेगा? कोर्ट में करना पड़ेगा। कौन से कोर्ट में करना पड़ेगा? तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये आवेदन कौन कर सकता है। हु कैन अप्लाई फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट? इसके लिए आप कौन कर सकता है? देखिए, नंबर 1, मृतक के विधिक उत्तराधिकारी जो लीगल हायर्स हैं, क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं, वो उनमें से कोई भी, जैसे मदर, वाइफ, सन, डॉटर्स, ये इनमें से कोई भी या सब लोग कर सकते हैं। क्लास 2 के जो उत्तराधिकारी हैं, अगर ये सब लोग नहीं हैं तो क्लास 2 के उत्तराधिकारी वो भी कर सकते हैं। इस तरह से ये एक उत्तराधिकार सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट के सामने आवेदन करेंगे। वेयर टू अप्लाई फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये कौन से कोर्ट में करा जाएगा? तो ये मित्रों, जिस स्थान पर वो मृतक रहते था, जहाँ पर वो काम करता था, जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी, उस स्थान का जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला न्यायालय है, उसमें ये अप्लाई किया जाता है। कोर्ट जांच करता है और उसमें जांच करने के बाद अपना फैसला लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब लोग मिलकर के इस बात में है कि यही उत्तराधिकारी है, तो बहुत जल्दी से इसका निपटारा हो जाता है। और लेकिन अगर इसमें कई पार्टीज आ जाती हैं तो इसको कोर्ट जो है वो एज ए ट्रायल कोर्ट जो है एज ए सूट के रूप में लेता है। जैसे कि सिविल सूट की हियरिंग करता है, इसी तरह से इसकी भी हियरिंग करता है। तो अब इसमें एक बात ये भी आ जाता है कि इसको अप्लाई करते समय पक्षकार जो इसकी जो पार्टीज़ हैं वो कौन कौन होंगे? तो देखिए, जितने लीगल हायर्स हैं, अगर एक करता है तो बाकी को भी बनाना पड़ेगा, जन सामान्य को भी बनाना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें उस जो पैसा जहाँ कहाँ होल्ड है, जिस कंपनी के शेयर्स हैं, वो जो बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, जहाँ पे कोई नॉमिनी नहीं है और पैसा होल्ड कर दिया गया है, उन सबको इसमें पार्टीज बनाया जाएगा। इसके साथ में एक आवेदन करते समय एक बात और की जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है मित्रों। वो लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस लिस्ट में बिल्कुल ये खुलासा करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि फलाना बैंक में ये अमाउंट है, उस वाले बैंक में ये अमाउंट है, बीमा कंपनी की पॉलिसी नंबर में ये अमाउंट है, जो FDR है उसमें ये है। हर चीज़ का खुलासा करना पड़ता है, जिससे कि क्योंकि जब उत्तराधिकार सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें उसका डिटेल मेंशन होना ज़रूरी है। और जिसके बाद उस सर्टिफिकेट को ही उसको उस संबंधित बैंक को, संबंधित वित्तीय संस्था को दिया जाएगा। और उसके बाद ही अगर एक कॉमन बात है तो वो उससे काम नहीं चलता है। इसमें सबका एक लिस्ट का होना, दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और उस लिस्ट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जिससे कि ये पता चले कि यहाँ पर रह गया, उस फलाना से बैंक में अकाउंट में पैसा आता है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उसमें दिक्कत फिर से आ जाएगी। इसके लिए पूरी एक डिटेल्स जानकारी लेकर के एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए और उस आवेदन के साथ में ये लिस्ट भी दी जाती है। तो अब ये भी हो गया कि इसका आवेदन कहाँ करना है, किसके सामने करना है, किस तरह से करना है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि जब इसमें सारी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ट्रायल कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे देता है, उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो वो तैयार हो जाता है, स्वीकार कर लेता है। तब ये देखता है कि जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट में जो वैल्यू आपकी है, जहाँ जहाँ पैसा फंसा हुआ है, इतना 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 ये जो पैसा है, इन सब का टोटल कितना आता है, उस टोटल का 3% जो है वो कोर्ट फीस जमा करवाई जाती है और उसके जमा कराने के बाद वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो अब ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन अभी ये वाली बात तो रह गई है, ये भी आप जानना चाहेंगे कि टाइम कितना लगता है। मतलब कम से कम आप देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोसीजर है, उसमें 3 से 6 महीने तो कम से कम में लगी जाते हैं, 6 महीने का टाइम लगी जाता है। लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट हुआ, अगर पार्टीज ज़्यादा हैं और डिस्प्यूट हो गया तो कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए मैं आज एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर लेके आया हूँ। उसमें हमको 2-3-4 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। जो सक्सेशन सर्टिफिकेट पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है, तो वो उस पर हम चर्चा करते हैं। वो मामला कौन सा है? वो मामला है विद्याधारी वर्सेस सुखराना बाई, और ये है अपील सिविल नंबर
575 ऑफ 2008 और इसमें जजमेंट भी आया 22 जनवरी 2008, 22 जनवरी 2008 को ये जजमेंट दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट है और सक्सेशन सर्टिफिकेट के मामले में लैंडमार्क जजमेंट है। तो अब हम इसको समझेंगे और साथ में जो हमने पहले बताया उसको इसी निगाह से देख करके चलेंगे। फैक्ट्स क्या हैं इसको हम समझ लेते हैं, तभी हमारा इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो कहानी मित्रों ये है कि शीतल दीन नाम का एक आदमी जो था वो वेस्टर्न कोल फील्ड्स में जॉब करता था और जॉब करते करते उसकी अपनी ड्यूटी के अधीन ही उसकी डेथ हो गई। और कब हुई? 9 मई 1993 को। अब देखिए, आप डेट भी आप समझते रहिए, 1993 में उसकी डेथ हो गई। तो अब उसने उसके क्या क्या थे? प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन स्कीम का पैसा, और कोल माइंस में जो उसका डिपॉजिट थी वो, ग्रेच्युटी, बैंक अकाउंट्स में उसका जो पैसा था, ये सब था। और इन बिटवीन की वो, इससे पहले कि वो रिटायर होता, वो उसकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो उसकी फैमिली की क्या स्थिति थी? उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी तो सुखराना बाई और दूसरी विद्याधरी। तो सुखराना बाई जो पहली पत्नी थी उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने दूसरी शादी करी। विद्याधरी वो भी थी और उसके 4 बच्चे थे। तो ये उसके परिवार की स्थिति हो गई। तो क्या हुआ कि जब उसकी 1993 में उसकी डेथ हुई तो 95 में उसकी पहली पत्नी जिसके कोई बच्चे नहीं थे, उसका नाम सुखराना बाई, उसने ट्रायल कोर्ट में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया 95 में। और अगले ही साल 96 में जो दूसरी पत्नी थी विद्याधरी, उसने भी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया। तो अब हो गए 2। अब हो गया विवाद और अब इस पे कोर्ट ने ट्रायल शुरू किया। कोर्ट ने अपना ट्रायल शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसके बाद ये पाया कि जो प्रथम पत्नी है उसके तो कोई बच्चे हैं नहीं, और इसके जो दूसरी पत्नी है, सेकंड वाइफ जो है, इसको 2-3 जगह नॉमिनी भी बनाया गया है। तो क्योंकि 2-3 जगह नॉमिनी भी बनाया है, इसका मतलब है कि उसकी इच्छा थी शीतल दीन की कि उसके बाद उसके पैसा जहाँ पे उसने नॉमिनी बनाया इनको दिया जाए, और उसके 4 बच्चे भी हैं। तो इसलिए इन्होंने, ट्रायल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि साहब इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो दूसरी पत्नी है विद्याधरी उसको ही मिलना चाहिए, और ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर से ये सक्सेशन सर्टिफिकेट विद्याधरी को इशू करने का आदेश कर दिया। इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो उसकी पहली पत्नी थी उसने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में ये चैलेंज किया और ये कहा कि वो तो पहली पत्नी है और उसका पूरा राइट है। तो कोर्ट ने ये माना कि वो एक सरकारी कर्मचारी था और सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए जो उसने दूसरी शादी करी थी वो तो इलीगल हो गई। तो इसलिए हाई कोर्ट ने उसकी अपील को स्वीकार करते हुए सक्सेशन सर्टिफिकेट पहली वाली पत्नी को देने का फैसला लिया, और इस तरह से उसने कहा कि जो दूसरी पत्नी का जो आवेदन है वो गलत है, उसको वो अस्वीकार किया जाना चाहिए और प्रथम पत्नी को सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। तो इसके खिलाफ जो दूसरी पत्नी थी वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देती हुई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी नई व्यवस्था दी। उसमें उन्होंने क्या कहा कि ठीक है वो सरकारी कर्मचारी था और दूसरी शादी उसने करी जो कि इलीगल है, लेकिन बच्चे उसके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे, उसके बारे में कानून की स्थिति क्या है? उसके बारे में कानून की स्थिति यह है कि वो पूरी तरह से लीगल माने जाएंगे। अब लीगल माने जाएंगे तो उनका राइट्स भी है, तो उनका राइट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय पाया कि इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट को पहली वाली पत्नी को देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि लीगल वाइफ तो वही है और सर्टिफिकेट के साथ, लेकिन 4 बच्चे भी हैं, तो दूसरी वाली जो पत्नी है उसकी वैधानिकता नहीं मानी गई। तो अब बचे क्या? 4 बच्चे और प्रथम वाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर्टिफिकेट प्रथम जो है वो प्रथम पत्नी के इस सारी इनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके फंड्स हैं, इन सबको 5 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। 4 तो टुकड़े हो गए इसके, 4 शेयर्स तो हो गए बच्चों के, और 1 शेयर हो गया पहली वाली वाइफ का।
और जो आवेदन किया था सेकंड वाली पत्नी ने, उसको ये ट्रायल कोर्ट इशू करेगा। और ट्रायल कोर्ट मतलब दूसरी वाली पत्नी को के आवेदन पे ये फैसला लिया गया कि उसके 5 टुकड़े किए जाएंगे और 5 टुकड़ों में से 4 तो उसके बच्चों के होंगे, दूसरी वाली पत्नी के, और 1 पहली वाली पत्नी का होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी दूसरी वाली पत्नी की होगी कि वो इस सर्टिफिकेट को लेकर के समस्त जहाँ भी अमाउंट्स हैं उन सबको कलेक्शन करेंगे और उसमें 5 टुकड़े करेंगे और पहली वाली पत्नी का देने का एक बाउंड दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और साथ में एक सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी कि जैसे ही वो पैसा आएगा तो उसके बाद ये सिक्योरिटी रिलीज़ होगी। तो ये वाली बात इन्होंने इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो इसमें कई चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये कि आप ये देखिए कि 1993 से लेकर 2008 में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो एक इसमें डिस्प्यूट होने में कितना टाइम लगा? 14 साल। 14 साल तक ये अपीलें चलती रही और फाइनली डिसाइड होने में 14 साल का समय लग गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी मामले में डिस्प्यूट्स है, पार्टीज ज़्यादा है, तो इस तरह का टाइम लगने की संभावना रहती है। अगर कुछ डिस्प्यूट नहीं है, साधारण सा मामला है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टीज बनाया जाता है बैंकों को, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो उसको चैलेंज भी नहीं करते हैं कि जिसको जो कोर्ट कह दे, तो इसलिए बहुत आराम से जल्दी से इसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर फैमिली में डिस्प्यूट्स है या किसी और ने डिस्प्यूट कर दिया या पब्लिकली कहीं से डिस्प्यूट्स हो गया, तो इस तरह के उस मामलों में आप समझिए 14 साल का समय लग गया। दूसरा ये कि सेकंड, अगर इस तरह का मामला है तो दूसरी जो सेकंड मैरिज हुई उसकी क्या लीगलिटी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकारी कर्मचारी है तो उसके दूसरे की कोई लीगलिटी नहीं है, लेकिन उसके बच्चों की पूरी लीगलिटी है। तो मित्रों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और ऐसा सब्जेक्ट जिसको कि जन सामान्य में अपने लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है और उनको जानकारियाँ नहीं हैं और जानकारी के अभाव में उनको परेशान होना पड़ता है, तो ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि इससे, मेरे इस वीडियो से, इस सब्जेक्ट की पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल गई होगी। नमस्कार।